यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन में भाग लेना ही बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन में हमारे बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाली जानवी वहाँ के स्पीकर के रूप में चयनित हुई है। तो अभी मेरे साथ जानवी है और ये इनको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से भी नवाजा गया है। तो अभी मेरे साथ जानवी हैं और जानवी के परिवार वाले हैं, पापा हैं, उनकी माँ हैं। तो जानवी को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से नवाजा गया है, साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन के स्पीकर से भी नवाजा गया है, वहाँ स्पीकर के रूप में है। तो जानवी आपको बहुत बहुत स्वागत है सीके टीवी में। धन्यवाद और सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरे साथ जानवी है और जानवी से जानते हैं कि कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा और वहाँ पर सिलेक्शन हुआ। तो जानवी बहुत बहुत स्वागत है सीके टीवी में। सभी लोगों को मेरा नमस्कार और धन्यवाद। इनके बारे में एक चीज़ और मैं कहना भूल गया, ये अभी एक बुक भी लिखी है। इनका एक बुक है जो आप ये बुक देख रहे होंगे। तो ये कोई आम बुक नहीं है, बहुत ही अच्छा बुक है और इनके बुक के ऊपर अभी जो है कुछ मूवीज़ भी आने वाला है ना, मूवी बनने वाला है जी। तो ये बुक जो है महिला सशक्तिकरण के ऊपर है और क्या लैंगिक समानता के ऊपर है। तो जानवी है और जानवी से जानते हैं इनके बारे में कि कैसे ये जो है वहाँ तक पहुँची। और ये जानवी बिहार के रहने वाली हैं। तो आपको सबसे पहले स्वागत है और बताइए कि आप वहाँ पर कैसे चयनित हुई? जी तो थैंक यू। और सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन की तरफ से एक गर्ल टॉक का आयोजन किया गया था, जिसमें एज ए स्पीकर मुझे चुना गया। तो उस पूरी दुनिया भर से 6 लोगों को चुना गया था और भारत से 2 थे, एक उत्तर प्रदेश की थी और एक मैं बिहार से हूँ। तो उसका जो इशू था, उसका जो टॉपिक था वो था शरीर महिलाओं का तो अधिकार भी उन्हीं का, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स के ऊपर वो गर्ल टॉक का आयोजन किया गया था, जिसमें मुझसे कहा गया था कि मैं क्या सोचती हूँ, क्योंकि मैं भी इस क्षेत्र में अब काफ़ी समय से काम कर रही हूँ और कुछ एक्सपीरियंस मुझे भी हासिल हुआ है। तो उस हिसाब से मैंने यही कहा था कि बिल्कुल ये सही बात है। इसको अंग्रेजी में एक टर्म है बॉडीली ऑटोनॉमी, मतलब शरीर हमारा तो अधिकार भी हमारा होना चाहिए। और ये एक मानव का एक अधिकार है कि आपके शरीर का इस्तेमाल और आपके शरीर को आपको जैसे रखना है आप वैसे रख सकते हैं। तो उस बारे में मैंने अपने विचार रखे, जिसको यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन के कई ऑफिशियल्स ने सुना और कई बड़े लेवल के अधिकारियों ने मेरी बातों को सुना। तो बस यही उसका टॉपिक था कि आप क्या चाहती हैं कि अगर शरीर महिलाओं का है तो अधिकार भी उन्हीं का होना चाहिए। तो जी बिल्कुल हमारा ही अधिकार होना चाहिए, क्योंकि हमें शुरू से ही एज अ क्या बोलते हैं, मतलब जब मम्मी पापा के घर में रहते हैं तो ट्रीट किया जाता है कि दूसरे घर चली जाएगी, और जब दूसरे घर जाते हैं तो वहाँ सोचा जाता है कि दूसरे घर से आई है। तो भाई हमारा अपना क्या अस्तित्व है? और हमारी पहले माता पिता के अनुसार से किसी भी लड़की या किसी बच्चे को चलना होता है, और उसके बाद जिस लड़की की शादी हो जाती है तो उसको अपने हस्बैंड के हिसाब से चलना होता है। तो यही मानना है कि क्या हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, क्या हमारे कोई विचार नहीं है, क्या हम जो चाहें वो हमारे साथ नहीं हो सकता? तो इसी बात को लेकर मैं उस गर्ल टॉक में एज ए स्पीकर मैंने बोला, और मैं पूरी दुनिया से हमेशा यही बात कहती हूँ कि अगर शरीर हमारा है तो अधिकार भी हमारा ही होगा। बिल्कुल। तो वहाँ पर आपने पहुँची और वहाँ पर जब आप भाषण को संबोधित की तो वहाँ पर कौन कौन मौजूद थे? जी, वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन के जो भी अधिकारी थे वो मौजूद थे, तथा गर्लअप की जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मेलिसा किल्बी, वो पूरे गर्लअप की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वो वहाँ पे मौजूद थी। और साथ में कई इम्पैक्टफुल लोग, मतलब जिनकी बातों को दुनिया सुनती आ रही है और जो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे कई लोग मौजूद थे उसमें। तो कितने देश इसमें भाग लिया था जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ? जी 193 देशों में ये गया था, जिसमें से 6 का ही सिलेक्शन हुआ पूरी दुनिया से। तो उन 6 में मैं थी, यानी कि 6 में एक स्थान आपका भी है ना? जी जी। तो अभी मेरे साथ इनके पिताजी हैं और आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? आपकी जो है बेटी है जो पूरी दुनिया में 6 में से एक स्थान इनका भी है, कितनी खुशी होती है? जी, वो बहुत खुशी का बात है कि एक अंतर्राष्ट्रीय मंच, इतनी कम उम्र की लड़की 16 साल की लड़की है और इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच से स्पीकर के तौर पर चुना गया, और वो भी उस मुद्दे पर जो एकदम ज्वलनशील मुद्दा है पूरे विश्व के लिए, जो बताई शरीर महिलाओं का तो अधिकार भी उन्हीं का। वो देखते होंगे अपने यहाँ का परिवेश ही देखते हैं, महिलाओं को कोई राइट नहीं है किसी बात में। घर में भी कोई बात होती है तो डिसीजन लेने में लोग मर्दों गले ही अपने ले लेते हैं, पूछा भी नहीं जाता है कि क्या करना है नहीं करना है। चाहे उसमें एक और बिंदु था, वो मेंस्ट्रुअल सेक्सुअल इशू पर भी था, उसमें उस पर भी आवाज़ उठाई। पीरियड्स के बारे में जो भ्रांतियाँ हैं तरह तरह की, अपने यहाँ भी भ्रांतियाँ हैं कि पीरियड्स हैं तो मंदिर नहीं जाना है, वो अचार नहीं छूना है, सड़ जाएगा, ऐसा कुछ
कुछ होता नहीं है, कहावत चला आ रहा है, स्टीरियोटाइप बात है जिस विषय पर ये बोली। और इन्हीं विषय को, ये जो बुक आप अभी दिखला रहे थे, उस बुक में इन्हीं बातों को का इसने चर्चा किया है। और बुक का डिटेल जानवी बताओ। शिरोज, बताइए क्या है बुक? इस बुक में क्या क्या खासियत है? जी, तो सबसे पहले तो इसका नाम है शीरोज ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। तो इसका नाम अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र है कि हाँ। शीरोज जो वर्ड है, तो कैसे हम लोग लड़कों का संबोधन ही से करके हीरो शब्द से संबोधित करते हैं, तो हम लड़कियों को हीरोइन कहा जाता है। बट मेरा मानना है कि हम लड़कियां जो हैं वो अपने आप में ही शीरोज हैं। हम लोग एक पावरफुल कम्युनिटी हैं अपने आप में, और हमें किसी की भी मतलब हम आपस में शीरोज हैं। और इसका आगे का नाम है ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। तो हमारी तो इसका मुख्य अर्थ इसके टाइटल का, इसके शीर्षक का यही है कि ये जो आजकल की शीरोज हैं, ये धारणाओं को, ये रूढ़िवादियों को ये तोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ रही हैं। तो इस पुस्तक को मैंने 2 भागों में लिखा है। पहला भाग जो है उसमें लैंगिक समानता से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं पूरी दुनिया भर में, उनका जिक्र मैंने किया है। जिसमें कि दहेज की प्रथा है, जैसे हमारे इंडिया में दहेज एक बहुत बड़ी समस्या है। दहेज को लेकर कितना ज़्यादा क्राइम होता है, कितना ज़्यादा मर्डर्स होते हैं, और एक कहते हैं कि एक लड़की की ज़िंदगी पूरी तबाह हो जाती है। दहेज का इशू है, रेसिज्म, गोरा काला पर जो भेदभाव है पूरी दुनिया में, उस पर मैंने चर्चा की है। उसके अलावा किस तरह से लड़कियों को शिक्षित होने से रोका जाता है, उनको स्कूल कॉलेज नहीं जाने दिया जाता है। उसके बाद किस तरह से मेंस्ट्रुएशन, पीरियड्स को लेकर इतना ज़्यादा शेम है हमारी सोसाइटी में, इतना ज़्यादा स्टिग्मा है, टैबू है। और उसके अलावा जो जैसे एक स्पोर्ट्स है, तो स्पोर्ट्स को लेकर किस तरह से लड़कियों को खेल कूद के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। उनको कहा जाता है कि तुम लड़की हो, तुम्हारा मेन काम है घर में रहना, घर को संभालना। और उसके अलावा इसके जो दूसरा भाग है उसमें एक मोटिवेशनल स्टोरी की चर्चा मैंने की है, जो कि एक लड़की गंगा है जिसकी कहानी है कि किस तरह से वो लड़की एक छोटे से स्तर से, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, उसके पिता माता बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थे, बट उसने खुद के दम पर बहुत कुछ अचीव किया। तो ये एक इमेजिनरी स्टोरी है जो मैंने बनाई है, जिसको पढ़ के शायद कई लोग अभी तक मोटिवेट हो चुके होंगे, और अगर आप भी पढ़िएगा तो एक मोटिवेशन आपको थोड़ा सा स्टोरी से मिलेगा। तो ये जानवी है, और जानवी का ये बुक तो अगर आप लोग मार्केट में मिल रहा है? जी, ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, किंडल, ये सब पे अवेलेबल है। शीरोज ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप सर्च करना है, ये बुक हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जरूर आप लोग भी इसको पढ़ के देखिए, और आपको कैसा लगता है अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और ये लैंगिक समानता पर ये बुक लिखी है जिसका पूरे वर्ल्ड में चर्चा हो रहा है, लोग इसको काफ़ी सराहना भी कर रहे हैं। हाँ, तो क्या कुछ करना चाहिए? जी, तो ये तो मेरी पहली पुस्तक थी, और इसके साथ मैं अपनी दूसरी पुस्तक की भी रचना भी कर रही हूँ, जिसका नाम लाल धब्बा है, जो कि मुख्यतः पीरियड्स पर ही बेस्ड है कि किस तरह से महिलाओं को महावरी के समय किस तरह से उनको गलत तरीके से उनका ट्रीटमेंट होता है, किस तरह से महिलाएं इस समय अपना ख्याल रख सकती हैं, और इससे रिलेटेड जो भी बातें विश्व भर की हैं, कई सारे आंकड़े हैं उसमें, कई सारे मिथ को मैंने तोड़ा है, कई हर देश में क्या धारणाएं बनी हुई हैं महिलाओं को लेकर, उन सब की चर्चा उस पुस्तक में की है, जिसकी जो मैं लिख ही रही हूँ, जो 3-4 महीने में शायद मार्केट में आ जाए। उसका नाम लाल धब्बा हिंदी में और रेड स्पॉट करके इंग्लिश में है। क्या बात है, देखने में छोटी है लेकिन बहुत अच्छे से कारनामा कर रही है अभी। तो और देखने में इनका जितना कम उम्र है, 16 साल की उम्र में इतने बड़े कामयाबी को अचीव करना बहुत ही गर्व की बात है और बहुत ही खुशी की बात है। तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आपका जो है प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि जो आपका शुरुआती दौर की शिक्षा जो था, शुरुआती शिक्षा कहाँ से हुई थी? जी, शुरुआती शिक्षा मतलब मैंने अपना 10th जो है वो शेमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल से कंप्लीट किया है। अभी मैं क्लास 12th में हूँ, साइंस है मेरी। जगह भी बताते जाइए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जानते नहीं कहाँ पर। जी, तो गोबरसही डुमरी मुजफ्फरपुर में ये स्कूल है, शेमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल। यहाँ से मैंने अपना 10th कंप्लीट किया है। अभी मैं क्लास 12th में हूँ, और बस वही प्रारंभिक शिक्षा भी। मैं साइंस मेरा स्ट्रीम है, बायो मैंने लिया है, बस उसी पर पढ़ाई भी कर रही हूँ और साथ साथ काम भी कर रही हूँ। तो मैंने सुना है कि आपका जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है अभी 12th में ही है, लेकिन आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी मिल गया है। जी, वो सर्टिफिकेट मुझे 10th में ही मिल गया था। ये जो 10th में मिला था, मुझे अभी मालूम चला। जी, ये ग्रेजुएशन डिग्री से सम्मानित किया गया था MSRH के ऊपर। MSRH मतलब मेंस्ट्रुअल, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर ग्लोबल चेंज मेकर्स की तरफ से मुझे एज अ ग्रेजुएट सम्मानित किया गया था कि मैं इस बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। तो एक एज अ सम्मान, एज अ रिस्पेक्ट मुझे वो डिग्री दी गई थी। क्या बात है, समझ सकते हैं कि इतनी छोटी है और इतना बड़ा बड़ा कारनामा कर रही है। जो इंटरनेशनल लेवल पर सम्मेलन होता है उसमें इनकी चर्चा ज़रूर होती है और इनका वीडियो ज़रूर वहाँ पर दिखाया जाता है और इनकी बातों को लोग ज़रूर सुनते हैं। हाँ, अभी तो एक चर्चा का विषय भी वो बना था कि जब अभी मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे था अभी 1-1.5 महीने पहले, तो मैंने अपने आँखों के ऊपर सैनिटरी पैड डालकर एक तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर डाली थी और कई न्यूज़पेपर्स में भी वो आया था। तो वो भी एक चर्चा का विषय बना था कि एक लड़की जो कि बिहार
से आती है, जहाँ पे लड़कियाँ खुल के दुकानदार के पास भी नहीं बोल पाती कि हमें एक सैनिटरी पैड चाहिए, घर में तो चर्चा माता पिता सामने तो दूर की बात है। तो वहाँ से आने वाली एक लड़की जिसने अपने आँखों पे सैनिटरी पैड डाला और पूरी दुनिया के सामने एक संदेश रखा कि हमारे आँखों पर जो अंधकार की पट्टी है इन बातों को लेकर, और ये जो चुप्पी है इसको किस तरह से हमें तोड़ना है और किस तरह से आगे बढ़ना है, तो वो तस्वीर भी मैंने खिंचाई थी अभी, जो कि कई लोगों से काफ़ी सपोर्ट मिला उस बात को लेकर कि तुम एक तो 16 साल की हो, ऊपर से बिहार से, इंडिया से हो, जहाँ पर अभी तक इन बातों को लेकर समाज खुला नहीं है, तो तुमने ऐसी तस्वीर डाली। तो और इस पर कुछ नेगेटिविटी भी आई, बट मैं पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा फोकस करती हूँ कि जिनका सपोर्ट मिला वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर महिलाओं को इतना नीचे तक घूंघट में रहना पड़ता है, उनको बातों को उतना लोग सुनते भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर पुरुष प्रधान देश कहा जाता है, पुरुष प्रधान यहाँ पर हो। जैसे कि हरियाणा में चले जाइए तो वहाँ पर जो पुरुष लोग होते हैं सर, उन्हीं लोग को ज़्यादा बात माना जाता है। राजस्थान में हो गया, बिहार में भी, हमारा बिहार भी कम नहीं है, तो बिहार को भी इसी तरीके से देखा जाता है। बिहार में पुरुष लोग जो ज़्यादातर उन्हीं को बात लोग मानते हैं, महिलाओं लोग को कम ही बात माना जाता है। तो इसके ऊपर आपका क्या राय है? जी देखा जाए तो हरियाणा में जहाँ महिलाएं इतना घूंघट लेकर रहती हैं, हरियाणा, राजस्थान, जी राजस्थान, हरियाणा भी बहुत पिछड़ा हुआ है अभी काफ़ी, लेकिन गीता फोगाट भी तो वहीं की हैं। हाँ। जिसने इंटरनेशनल लेवल पर रेसलिंग में पूरे हमारे भारत का नाम किया है। तो ऐसे जगह ज़रूरी नहीं है कि आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं वो आपको आगे बढ़ने में रोके। हो सकता है कि कुछ समय के लिए एक रुकावट बनकर आए, बट अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हमको आगे बढ़ना है, तो कोई भी फैक्टर एक्सटर्नल आपको उस बात से इफेक्ट नहीं कर सकता। तो वही राजस्थान, हरियाणा की कई लड़कियां हैं जो आगे बढ़ रही हैं। बिहार में भी बहुत समाज पिछड़ा हुआ है। अभी हमारा राज्य बिहार है, जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, आप भी बिलोंग करते हैं, आपका पैतृक गांव मुजफ्फरपुर है। बिहार में जनसंख्या घनत्व पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है, तो आप अपने अनुसार बिहार को किस स्थिति से देखते हैं, कैसा आपका नज़रिया कैसा है? जी, तो जहाँ तक बात है कि ये पॉपुलेशन बढ़ने वाली बात है, तो ये वास्तविक में बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगा तो लोगों को रोज़गार भी चाहिए, रहने के लिए ज़मीन भी चाहिए, खाने के लिए अनाज भी चाहिए। तो एक ऐसा देश जिस स्पीड से बढ़ती जा रही है, हम लोग पहले दूसरे नंबर पर थे और हो सकता है कि उस समय हम लोग चाइना को ही पीछे कर दे पॉपुलेशन में। तो इस बात को लेकर जागरूकता फैलानी बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से लोग केवल बच्चे पैदा करते जा रहे हैं बिना कुछ सोचे कि उनके भविष्य में भी उनको उनके लिए कुछ करना पड़ेगा, उस बात को लेकर मैं यही चाहती हूँ कि जो बातें हैं उनका ध्यान दिया जाए, उनका पालन किया जाए। और एक कहते हैं कि अपने पर्यावरण का भी ख्याल रखना है हमको साथ में, कि किस तरह से हम लोग पेड़ की अंधाधुंध कटाई करते जा रहे हैं बिना सोचे कि कल को अगर ये पेड़ ना रहे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। तो लोग इन सब बातों को नहीं सोच रहे हैं, बट जिस दिन से लोग इन बातों को सोचना शुरू कर देंगे उस दिन से हमारा जो जीवन है, हमारा जो समाज है, वो खुशहाल हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये जाह्नवी का इतने सारे बात जो है आप लोग सुन रहे थे, और इतने सारे बात सुनने के बाद आपको क्या लगा, अपना प्रतिक्रिया बताइएगा। इनके पिताजी हैं और इनकी माँ है। आप थोड़ा इधर आ जाइए, आपसे भी एक सवाल है। जहाँ तक बात है लैंगिक समानता की, तो हमारे राज्य में या हमारे देश में जो है बहुत ही अजीब तरीके से देखा जाता है। लोग इसको घृणा की तरफ से देखते हैं, कि जो आपने बातचीत की जैसे कि पीरियड्स की या कुछ और की, तो इसमें लोग बोलने में भी शर्म करते हैं कि कैसे बोल पाएंगे। अगर कहीं दुकान में जाना हो, उनको चाहिए पैड वगैरह चाहिए, तो अजीब तरीके से दुकानदार भी उसको कागज़ में लपेट करके पूरे ये सब चीज़ें जो है हमारे देश में बहुत ज़्यादा चलते आ रहा है। जैसे कि हमारा एक मूवी भी आया था, अक्षय कुमार का वो मूवी था, पैडमैन था, उसमें जागरूकता ही दिखलाया गया था कि किस तरह से लोगों को इस चीज़ में जागरूक किया जा सके। तो इसमें आप इनके पिता हैं, आपके सामने भी ये चीज़ बातें हो रही है, तो आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इसमें? आपको भी लगता हो, खराब लगता हो कि ये बोल रही है, थोड़ा सा शर्म टाइप के है? नहीं, खराब नहीं लगता है। हम लोग इसको खुला माहौल दिए तभी तो ये बोल रही है। और ज़्यादातर जगह देखिएगा लड़कियों को, महिलाओं को इन बात पे जानबूझकर चुप्पी कराया जाता है। ज़्यादा बोलने लगेगी, ज़्यादा आगे चली जाएगी। समानता की, एक जगह आने की, जो दुकान पर कहे सैनिटरी पैड लाने जाते हैं तो कैसे लपेट के उसको देते हैं। और वही सिगरेट है, शराब है, बिहार में तो शराब बंदी है, लेकिन सिगरेट कितना जोर से लोग मांगता है, जिससे स्वास्थ्य खराब होता है। वैसे चीज़ों का नाम जोर से बोला जाता है दुकानदार को। और इस चीज़ को लाने में जैसे 4-5 लोग दुकान पर खड़े हैं, तो वहाँ आपको मांगने में भी एक लगेगा कि शर्म आ रहा है। और अभी जैसे पैडमैन की चर्चा की, और जागरूकता ही इसका उपाय है। पैडमैन में अक्षय कुमार जी की चर्चा की, तो मेरी मीटिंग हुई थी अक्षय कुमार जी से,
मेरी और मेरे वाइफ की। हाँ। अच्छा, अभी तस्वीर आपको दिखाऊंगा मैं। अच्छा। जी, वर्ल्ड टॉयलेट समिट के दिन होटल ताज में मुंबई में हम लोग साथ थे, करीब 1.5 घंटा तक साथ थे। इन सब इशू पर काफ़ी चर्चाएं हुई वहाँ, और उसी सब का प्रभाव है, चूँकि हम लोग जाते हैं तो सभी लोग जाते हैं, उसी का प्रभाव है जो एक छोटे से जगह से उठ के और इन सब बातों पर चर्चा होकर और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक कोई जाए। और हमारा एक संदेश भी है और गार्जियंस के लिए कि जैसे सभी बात आप अपने बच्चों को बच्चियों को बताते हैं, वैसे इन मुद्दों, सेक्स पीरियड्स जो छिपे हुए मुद्दे हैं, इन पर भी खुल के अपने बच्चों से बात करें, ताकि उन बच्चों को दूसरे से वही बात समझने नहीं जाना पड़े। हो सकता है दूसरे से समझने जाएंगे तो कोई गलत बात समझा देगा, तो कोई गड़बड़ी उत्पन्न हो जाए, तो क्यों हम दूसरे यहाँ भेजेंगे। अपने बच्चे को अपने बात यह शिक्षा दीजिए, और सरकार को भी चाहिए कि इन सब प्रकार की शिक्षा को अनिवार्य किया जाए 7वीं 8वीं क्लास। बिल्कुल। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? मैं देखिए, ये जो पीरियड होता है, एक महिला का जीवन जुड़ा होता है इससे। अगर किसी महिला को पीरियड ना आए, वो बहुत खूबसूरत हो, तो जो पति उसको शादी करके ले जाएगा वही 2 साल 3 साल बाद दूसरी शादी कर लेगा कि इसमें कोई खराबी है, ये मेरा वंश नहीं चला सकती, इसको बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो पीरियड एक महिला के लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ होता है। क्यों इसको छुपाया जाएगा? इसको बोलने में कैसा शर्म है? मुझे तो नहीं आती शर्म, मैं अपनी बेटी को भी यही सिखाती हूँ, वो ओपन बोलती है। तो इसमें कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है। ये जो शरीर के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें क्यों छुपाएं? सेक्सुअल, जिस पे लोग बात करने से डरते, क्यों डरते हैं? हमारे समाज में शादी ब्याह तो कुछ नहीं होता। क्यों होता है? इसी वजह से नहीं होता है कि एक लड़की किसी घर में जाके उसके परिवार को बढ़ाएगी। इस तरह से महिलाओं को इस पे चुप्पी तोड़ना ही होगा, और जो लोग समाज के हैं उनको भी सपोर्ट देना होगा, तभी होता है। ऐसे घर में बोलने से कुछ नहीं होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बात बोली है। और जानवी से जानते हैं कि हमारे जो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम है, इसमें तो ये चीज़ पढ़ाया नहीं जाता है। अगर इसमें पढ़ाई किया जाता तो क्या कैसा होता? जी, तो मैं यही सरकार से यही निवेदन करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तो एक एक्टिविस्ट हूँ, मैं कोई अधिकारी तो हूँ नहीं कि मैं कोई नियम लागू कर दूँ, मैं बस अपना संदेश दूसरों तक पहुँचा सकती हूँ। तो मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि सेक्स एजुकेशन को मस्ट किया जाए, कंपलसरी किया जाए स्कूल्स में, कि जैसे ही बच्चे 9th 10th या फिर 8th में जाएँ तो एक उनको साथ में बैठा कर, ऐसा नहीं कि लड़कों को अलग और लड़कियों को अलग बिठा के बात की जाए, क्योंकि जब मेरे स्कूल में हुआ था तो ऐसा ही किया गया था, लड़कियों को अलग कमरे में और लड़कों को अलग कमरे में। मैं चाहती हूँ सबको साथ बैठाकर इस बारे में चर्चा की जाए, क्योंकि उनको भी लगे कि ज़रूर ये कोई इंपॉर्टेंट इशू है, तभी तो स्कूल में इसकी चर्चा हो रही है। और तभी उनको राइट टाइम पर राइट एजुकेशन मिलेगा, जिससे आगे चलकर STD, एड्स, इन सब टाइप की बीमारी से कम एज में लोग ग्रसित नहीं होंगे। तो अभी तक ये चीज़ें जो है ये कहाँ कहाँ पढ़ाई किया जाता है? पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में भारत के अलावा और कहाँ कहाँ ये चीज़ पढ़ाई किया जाता है? सबसे बड़ी बात तो अमेरिका में पढ़ाया जाता है, रशिया में मस्ट है, चाइना में मस्ट है, जापान में मस्ट है, और जिन भी कंट्रीज़ में सेक्स एजुकेशन मस्ट है, वहाँ कर जाके आप आंकड़े देख लीजिए, तो वहाँ पे जो STD जो है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, उनके रेट्स कम हैं। जी, रेप्स के घटना कम है, क्योंकि आपको एक यंग एज में ही समझा दिया जाएगा कि कंसेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, मर्जी जो है वो ज़रूरी है। तो उसके बाद आपको समझ में आए, क्योंकि छोटी उम्र में कोई बात जल्दी समझ में आ जाती है, वही चीज़ अगर आपको बड़े होकर समझाया जाए तो हो सकता है आपको थोड़ा समय लग जाए। तो मैं यही चाहती हूँ कि जिन देशों में भी सेक्स एजुकेशन है, वहाँ की स्थिति अपने देश से तो बेहतर ही है, हो सके कि ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट अपने देश से बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर तो लोग खुलकर बात ही नहीं करते हैं इस बारे में। बिल्कुल। तो अभी मेरे साथ जानवी थी और जानवी के पूरे परिवार वाले थे, और ये जानवी के बारे में बता दिया कि ये जो हैं इनकी बात जो है पूरे दुनिया के बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े लीडर इनकी बातों को सुनते हैं और बातों को फॉलो भी करते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? आपको इस वीडियो से क्या कुछ सीखने को मिला, क्या कुछ जानने को मिला? अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो आगे भी इसको शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को इससे कुछ जानकारी हासिल हो सके और उनको कुछ जानने को मिल सके। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।